Hello, good morning, students. How are you, beta? I hope you are very well at your place. Today we are discuss our new topic related to previous topic. बेटा जो मैं सोइल के बारे में रीड कर रहे थे तो लेटराइट सोइल कुछ हमने पढ़ ली थी एक। अब हम करते हैं कौन सी रीड की हुई थी लास्ट टाइम हमने की थी ये ब्लैक सोइल के बारे में रीड कर लिया था। अब हमने ओलिवल सोइल के बारे में रीड कर लिया था। अब आती है हमारे पास रेड एंड येलो सोइल। रेड एंड येलो सोइल के बारे में हम रीड करेंगे। ये रेड एंड येलो सोइल। इसमें क्या होता है कि लाल और पीली मिट्टी होती है। रेड सोइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इंजीनियस रॉक्स इन area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। यानी कि क्या हो गया, लाल रंग की जो मिट्टी है वो दक्कन पठार के ईस्ट और साउथ हिस्सों में होती है। रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में भी विकसित हुई है ये वाली मिट्टी। और लाल और जो पीले रंग की जो ये मिट्टी है, येलो और रेड सोइल जो है, ये दोनों के दोनों ही क्या है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के जो मीडियम है गंगा मैदान के जो साउथर्न जो पार्ट है उस पर, और जो वेस्ट पार्ट है उसमें पहाड़ी पद पर पाई जाती है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये सोइल्स का लाल रंग जो है रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है कि इनके अंदर लोहे की मिलावट होती है, कहीं ना कहीं आयरन की। इसके बाद क्या जाता है, जो येलो कलर की जो है इनमें जलयोजन के कारण होता है। इनका पीला रंग क्या है, जल के कारण होता है, पानी के कारण होता है, हाइड्रेट फॉर्म में होता है इनका। नेक्स्ट आ जाती है लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल के अंदर क्या होता है कि लेटराइट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक्स। यानी लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। और लेटराइट जो सोइल है उसका निर्माण जो है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है वाले क्षेत्रों में आर्द्र और तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक लीचिंग का रिजल्ट है। ये भारी बहुत तेज बारिश होने के बाद जो लीचिंग होती है उसका क्या है, रिजल्ट है। लेटराइट जो सोइल है वो अधिकतर ज़्यादातर क्या होती है, गहरी और अम्लीय होती है। ये देखो इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, एसिड वाली होती है, वेरी डीप एंड एसिड। और जो जनरली क्या होता है कि इसमें पौधों के जो पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। यह अधिकतर जो है जो साउथर्न स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तट है घाट है उन क्षेत्रों में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तथा और नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में पाई जाती है, ये स्टेटों में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ इसमें हुम्मस प्राप्त होती है, हुम्मस के रूप में पाई जाती है। लेकिन ये वनस्पति जो है अर्ध शुष्क होती है। ये वनस्पति कैसी होती है, अर्ध शुष्क होती है। और अर्ध शुष्क होने की वजह से क्या हो गया, एक सेकंड में दिक्कत आ गई भाई, कहाँ से इसके अंदर से मिल तो जाएगा ना। अर्ध शुष्क बस इतनी बात है। एक सेकंड। और शुष्क होने के कारण क्या होता है कि इन्वायरमेंट में इसमें क्या हुमस की मात्रा कम पाई जाती है। और इसका क्या हो जाता है कि ये इसके मामले में कम होने के कारण क्या हो जाती है, इसमें जो उर्वरक शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है। और जो स्थल रूपों पर इसकी स्थिति के अनुसार उनमें क्या होता है, अपर्दन, मतलब अपर्दन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है इसके अंदर। और आफ्टर अडोप्टिंग एप्रोप्रिएट सोइल कंजर्विंग टेक्निक पार्टिकल इन हिली एरियाज एंड कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु द सोइल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन जो सोइल्स है इनका क्या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय, कॉफ़ी उगाई जाती है। भाई इस तरह की मिट्टी होने के कारण इस तरह की चीज़ें उसमें उगाई जाती है। और क्या होता है कि जो तमिलनाडु है
आंध्र प्रदेश, केरल, ये सारे के सारे क्या लेटराइट जो मृदा है काजू की फसल के अत्यधिक उपयोग है यहाँ पे, इसीलिए काजू की फसल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है एरिड सोयल, जो कि मरुस्थलीय मिट्टी है। एरिड सोयल के अंदर क्या होता है कि सोयल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, इसका कलर क्या होता है, लाल और भूरा होता है। ये मिट्टी जो आम तौर पर रेतीली होती है और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक है कि जैसे कि झीलों से जल, जो झील वगैरह है वहाँ से जल वाष्पीकरण करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। और शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह से नीचे जो है, जो मिट्टी की जो सतह है उसके नीचे क्या है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है धीरे धीरे। इसमें अंदर क्या हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण जो सोयल है वो मतलब इनफिल्ट्रेशन होकर अवरुद्ध हो जाती है। इस मिट्टी को इस सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिम राजस्थान में ऐसा किया जाता है। ठीक है, इस तरह का ज़्यादातर वहाँ पर किया जाता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फॉरेस्ट सोयल। फॉरेस्ट सोयल के अंदर क्या होता है, ये मिट्टी जो है आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इस मिट्टी में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलटदार होती है, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे तौर पर किया जाता है, मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अत्यधिक तथा हुमस रहित होती है। और इन घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं क्या होती है, उपजाऊ होती है। ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ पाई जाती है, इस रूप में इसका किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सोयल इरोजन एंड सोयल कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी का अपर्दन कैसे किया जाता है और उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मिट्टी के कटाव को और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जो इस तरीके से मतलब मिट्टी का मतलब उसको सोयल इरोजन कहा जाता है। ठीक है, और जैसे ही सोयल के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे कि कई तरह के जैसे प्राकृतिक तत्व है जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, पवन, हिम, नदी, जल, मृदा अपर्दन करते हैं इस तरीके का काम। बहता जल जो है मृत का युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाते हैं और जिन्हें अवनदिकाएं कहते हैं, अवनदिकाएं यानी कि गुलेज ये रहा। और इसी तरह से क्या हो जाता है, बैडलैंड भी होते हैं, उसका क्या होता है कि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती उसे बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को रेवीन की भूमि कहा जाता है। चंबल के अंदर इस तरह की भूमि को रेवीन भी कहा जाता है। और कई बार जल जो विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी जो मिट्टी होती है वो घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे क्या कहा जाता है, शीट, ये कहते हैं शीट ओवर लार्ज। ठीक है, शीट कहा जाता है इसको। इस जो शीट इरोजन जो बोला जाएगा वो इस नाम को बोला जाएगा। ठीक है, तो हो गया। इसके बाद क्या आ जाता है कि जैसे जैसे हवा जो है मैदानों तथा ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा लेकर जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। ये देखिए इसके बाद का क्वेश्चन ये शीट के बाद में। इसके बाद क्या आ जाता है कि इसी तरीके से क्या होता है, कृषि के जो गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसे कि डाल पर
ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर सर्वोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से भी ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, जैसे समोच्च जुताई, जिसको बोलते हैं कि कॉन्टोर प्लगिंग। क्या बोला जाता है? कॉन्टोर प्लगिंग। ठीक है जी, ये रहा कॉन्टोर प्लगिंग। सो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टोर प्लगिंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है और क्या करती है कि जो पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े क्षेत्रों को पट्टियों में बांटा जाता है और उनमें घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पन्नों द्वारा जल जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके की जो पट्टी होती है वो स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। और इसी तरह से पेड़ों को कतार में लगा कर करना वो शेल्टर बेल्ट कहलाता है। मतलब इस तरह की जो कुछ ना कुछ चीज़ें अपनाई जाती है जिससे कि भूमि का कटाव न हो। इन रक्षक पट्टियों का जो ये रक्षक पट्टियाँ है जिसको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है, इनका पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वहाँ की भूमि में इसी तरह से खेती की जाती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, यानी कि भारत के पर्यावरण की दशा कैसी है। जो विलेज है, वहाँ के जो विलेज है वो क्या है, सुख माजरी गांव और झबुआ 2 जिले में यह कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। उसको पलटा जा सकता है कि कम भूमि पर भी काम किया जा सकता है। सुख माजरी में क्या है कि वृक्ष घनत्व जो है 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो कि 1992 में बढ़ करके 1272 पर हेक्टेयर हो गया। इसी तरह से सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो वहाँ का पर्यावरण एनवायरनमेंट है उसमें पुनर्जनन की से भी अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखो माजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत जो है, जो फैमिलीज औसत है वो कितनी हो चुकी है हमारी, ये देख लो 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये तक पहुंच गई है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, वो ये कहता है कि जो पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इनका प्रबंधन आवश्यक हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है कि वे अपनी जो प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि है वो भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंध द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। हरा भरा बना सकते भी और बना रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। जी बेटा, आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। फिर इसके अंदर कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको खुद करने की कोशिश किया करो। आप टीचर पे डिपेंड मत रहो बेटा, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।